हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। कल हम आपके लिए जेनेटिक्स का सेल डिवीज़न लेकर आए थे और दोस्तों आज से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं। जो हम आपके लिए कलेक्शन लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस का, वो JRF के क्वेश्चंस होंगे या फिर कैटेट के क्वेश्चंस होंगे, जो आपको JRF में भी काम आएंगे और आपको कैटेट के लिए भी काम आएंगे। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और हम आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं। बहुत सारी बुक्स को हम देखते हैं, फिर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आए हैं, जो हमारे यूपी कैटेट JRF के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन अब हम इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा सेट दिखा देता हूँ, उसको पहले आप अपने आप से खुद से सॉल्व करिएगा, सेल्फ एवेल्यूएशन करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए। और फिर एक बार पेपर दिखाने के बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। पहले खुद से सॉल्व करके, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही हैं आपको। और इससे आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। और इस तरह आप सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना आ रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप पूरा पेपर देख लीजिए, पूरा सेट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो फिर वीडियो पॉज करके आप देखिए, आंसर दीजिए और लिखते जाइए इन क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद कमेंट में हमको बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जो भी JRF एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैटेट के लिए भी। एंट्रेंस पेपर कहीं का भी हो एग्रीकल्चर का, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आज से हम रोज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, 1 या 2, जिसमें हमारे लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस रोज़ आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए, ये हमारा पूरा क्वेश्चंस थे। अब इनको हम शुरू करते हैं, सॉल्व कराते हैं। आप इनको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कितने आपने सही किए। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल विद अ pH वैल्यू लेस देन 7 हैंस हैविंग मोर हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉइल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 से अगर कम pH है तो वो हमारी सॉइल क्या होगी, एसिडिक सॉइल होगी। और एसिडिक सॉइल में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन से कम होता है। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, और जो ज़्यादा होगा, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होगा तो वो फिर सॉइल हमारी कहलाएगी एल्कली, और अगर वहीं हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो वो सॉइल हमारी कहलाएगी एसिडिक सॉइल। और 7 से कम pH में हमारे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये दिया भी नहीं है तो आपको इतना याद रखना है कि 7 से अगर कम pH होगा तो वो आपकी सॉइल होगी एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा होगा, कौन सी सॉइल होगी, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल। और जो pH मीटर होता है वो हमारा 1 से 14 तक होता है। और अगर 7 में होगी तो सॉइल हमारी होगी, या सॉइल या वाटर जो भी है वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन होगा। तो pH की अगर बात करें तो इसकी जो खोज की थी pH स्केल की, वो हमारी SPL सोरेनसन ने की थी। चलिए, नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड वाटर इनटू द प्लांट रूट्स बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बाय द रूट फ्रीक्वेंटली अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिफर टू एज। तो ये हमने आपको कई जगह बताया। आपको फिजियोलॉजी के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ भी हमने आपको बताया था। 2 चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियोज़ को देखिए, उनसे जितना भी कलेक्शन आपको मिल रहा है क्वेश्चन का, उनको एक जगह लिखिए, कलेक्ट कीजिए और सबको पढ़िए। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उन सबको एक नोट्स तैयार करिए उन सब का, और उनसे पढ़िए।
तब आपको देखने को मिलेगा कि वही क्वेश्चंस आपके पास बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। इसलिए उन सब का अच्छे से एक नोट्स बना के रखिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन फिर से आ गया कि द मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड द वाटर इनटू द प्लांट रूट बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो सीधी सी बात है, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से प्लांट रूट्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को या वाटर को सॉइल से, तो वो हमारे कहलाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉइल हमारी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, एनर्जी होती है रेस्पायरेशन की वजह से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी की वजह से वो हमारे क्या करता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी। वहीं अगर पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो हमारी ट्रांसपायरेशन के द्वारा फोर्स एक क्रिएट होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो एक प्रकार से सक्शन क्रिएट होता है कि जैसे ही ट्रांसपायरेशन हुआ तो वाटर क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, वाटर इन्वायरमेंट में जाएगा जो भी है। तो जो इस तरह से एक प्रकार से चैन बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और वो सक्शन कहाँ से करता है, जो रूट्स होती हैं वो फिर हमारे सॉइल से क्या करने लगता है, वाटर का सक्शन करने लगता है। इसलिए वो हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जब हमारा ट्रांसपायरेशन की फोर्स की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन वही मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से जब हमारा एब्जॉर्प्शन होता है तो वो हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एन अल्टरनेटिव रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स थ्रू अ रिफाइनरी प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन इज कॉल्ड एज। तो ऐसा कौन सा रिन्यूएबल फ्यूल है जिसे हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से बनता है और ट्रांसएस्टरिफिकेशन से बनता है, तो वो हमारा कहलाता है बायो डीजल। क्योंकि इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट हमारे सब सम्मिलित हैं, वेजिटेबल ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, बायो डीजल। नेक्स्ट है इन इंडिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज लोकेटेड एट। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है हमारा चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन डिफरेंट सीजन टू द टोटल लैंड एरिया इज नोन एज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो टोटल क्रॉप्ड एरिया इन डिफरेंट सीजन टू द टोटल लैंड एरिया, जो इनका रेशियो होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया का टोटल लैंड एरिया में, कि कितनी लैंड है हमारी पूरा उस एरिया में, और उस लैंड में कितनी लैंड में हमारा क्रॉपिंग की गई है। ज़रूरी नहीं कि पूरी लैंड में हम क्रॉपिंग करें, कुछ हम खाली भी छोड़ देते हैं। तो इसका जो रेशियो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाएगी, एरिडिटी इंडेक्स कहलाएगा, कंपटीशन इंडेक्स कहलाएगा, या क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कहलाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। आपको बहुत सोच समझ कर आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी दिया हुआ है। सब लोग तुरंत क्या कर देंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगा देंगे, लेकिन जब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये हमारा कहलाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम इज नोन एज। तो एक हमने आपको वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाकर देखिए। ड्राई लैंड पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको इस चैप्टर पर पूरा डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब 750 mm से पर एनम, मतलब एक साल में 750 mm से कम वर्षा होती है किसी एरिया में, तो वो एरिया हमारा कहलाता है ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत। वहीं 750 से 1100 mm के बीच में होती है, तो वो हमारी कहलाती है ड्राई लैंड फार्मिंग। इसके बाद आता है हमारा 1100 से ज़्यादा रेन फेड फार्मिंग। ये तीन तरह की फार्मिंग होती है, तीनों बहुत ही ज़्यादा हमेशा पूछे जाते हैं। 750 ड्राई फार्मिंग, 750 से 1100 ड्राई लैंड फार्मिंग, और उसके बाद 1100 से ज़्यादा रेन फेड फार्मिंग। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म दैट derives its energy from various chemical and its carbon from organic molecules other than CO2 that is glucose is called as। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं कई तरह के केमिकल से, फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अदर देन CO2, CO2 को छोड़कर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे केमिकल लेते हैं। तो ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कि ये क्या करते हैं, केमिकल से एनर्जी लेते हैं, इसलिए हमारे कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और स्वयं से ये क्या करते हैं कि स्वयं से भोजन नहीं बना सकते, इसलिए हमारे हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। अगर स्वयं से भोजन बनाने की कैपेसिटी होती है इनमें, तो ये हमारे कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमारे होते हैं सिर्फ प्लांट्स। नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय वन स्पीसीज में इनहिबिट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स अदर देन वन रिलीजिंग इट इज टर्म्ड एज। तो क्या होता है कि जैसे दो तरह के प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट्स हमारा कुछ ऐसा केमिकल
वो करता है, निकालता है, रिलीज करता है अपनी रूट से, कि वो हमारा दूसरे प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होता है, वो हार्मफुल होता है, बेनिफिशियल नहीं होता। तो इस तरह का जब इनहिबिशन होता है, इस तरह से उस प्लांट की ग्रोथ रोकी जाती है दूसरे प्लांट की, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एलो इनहिबिशन। और ऐसे केमिकल्स हमारे कहलाते हैं एलो केमिकल्स। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस एडेड टू अ सॉइल फॉर अ इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज। तो सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए सॉइल डिग्रेडेड लैंड है, कोई सैलाइन है या एसिडिक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे एसिडिक के लिए हमने क्या यूज किया, चूने के यूज करते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल्स वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं एमिलियोरेंट या सॉइल अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। एमिलियोरेंट्स को सॉइल अमेंडमेंट्स या एमिलियोरेंट्स। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द शुगर केन इज नोन एज। तो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एरो। और एरो की आने की प्रक्रिया या इन्फ्लोरेसेंस आने की प्रक्रिया को कहते हैं एरोइंग। नेक्स्ट है अ बायोलॉजिकल मेथड विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अ बिहेव इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है किसी स्पीसीज का, जब हम क्रॉप उगाते हैं तो एक कोई मॉडल प्लांट होता है उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल रीजन के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उस इन्वायरमेंट के लिए जो एक क्रॉप का आइडियल प्लांट जिसे हम कहते हैं कि इस तरह का प्लांट अगर हो तो सबसे अच्छी क्रॉप होगी और इस तरह की ही प्लांट हमें करने हैं, इसी तरह तैयार करने हैं। तो वो जो आइडियल प्लांट होता है वो हमारा कहलाता है इडियोटाइप। एक प्रकार से फिनोटिपिकल होता है ये, और आइडियल होता है उस पूरी कम्युनिटी में, उस क्रॉप की कम्युनिटी में। नेक्स्ट है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग करेक्टर इन राइस। तो राइस में जो डॉर्फिंग का करेक्टर था, जिससे कि जो हमारी लॉन्ग वैराइटीज़ थी, लंबी उगने वाली वैराइटीज़ थी, उनकी हाइट क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वो जो डॉर्फिंग एजेंट था वो कौन सा था, कौन सा जीन था, वो था हमारा डीजीवू जीन। डीजीवू जीन। नेक्स्ट है सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोस द डिफिशियंसी ऑफ। तो सनफ्लावर किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी का इंडिकेटर प्लांट है, कि अगर उस सनफ्लावर में उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई तो वो कोई ऐसे सिम्टम्स शो करेगा जिससे पता चल जाएगा कि उस सॉइल में इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वो है हमारा बोरान। बोरान के लिए सनफ्लावर इंडिकेटर प्लांट्स का काम करता है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु हैड बीन कॉल्ड अ फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। तो फील्ड प्लॉट टेक्निक के साइंटिस्ट कौन है, जो फादर कहलाते हैं, वो हमारे बाउसिन गाल्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन सीवेज स्लज एमेंड सॉइल। तो सीवेज में सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन किसका होता है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वो है हमारा कैडमियम। बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, सीवेज में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो ग्रासी स्टंट वायरस है हमारा, वो राइस का किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एक स्टेज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वो है हमारा लीफ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप ऑफ अ क्रॉप और क्रॉप कम्युनिटीज विद इट्स सराउंडिंग्स से इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज फार्मिंग इकोलॉजी, एरेबल इकोलॉजी, क्रॉप इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी। तो जो एक रिलेशनशिप होता है क्रॉप का उसकी इन्वायरमेंट से, उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है उससे, तो वो हमारा कहलाता है क्रॉप इकोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टैटिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए हमने स्टैटिक्स में भी आपको बताया कि कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट है ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय अ वीट कार्ड। तो ड्रॉपसी डिजीज जो होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिजीज होती है, जिससे क्या होता है डेथ तक हो जाती है एनिमल्स की और हमारी इंसानों की भी। तो वो किसके द्वारा होती है, वो होती है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जो वीट पाया जाता है हमारा मस्टर्ड में। नेक्स्ट है अंडर स्ट्रेस कंडीशन द कॉमन अमीनो एसिड एक्यूमुलेटेड इन द क्रॉप। अगर स्ट्रेस कंडीशन है, किसी सॉइल में वाटर की कमी है या ड्राई लैंड है, वहाँ पर जब स्ट्रेस होगा, प्लांट स्ट्रेस होगा, तो वहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड क्रॉप्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो है हमारा प्रोलीन। प्रोलीन जो है हमारा स्ट्रेस अमीनो एसिड भी कहलाता है। नेक्स्ट है इन टोबैको द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिसेस। तो जो
टोबैको होता है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको कि कौन सा सही है किसके लिए, कि किस ऑर्डर से उसमें ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहला है टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग। दूसरा है डिसकरिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, प्राइमिंग, डिसकरिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग, डिसकरिंग। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वही सही है हमारा, कि सबसे पहले हम टॉपिंग करते हैं, फिर डिसकरिंग करते हैं और लास्ट में हम प्राइमिंग करते हैं। ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किसके लिए, टोबैको के लिए। नेक्स्ट है द क्रॉप विच आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप आर कॉल्ड। तो ऐसी क्रॉप जो मेन यील्ड की क्रॉप को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एक प्रकार से सप्लीमेंट का काम करता है। तो ऐसी क्रॉप क्या कहलाती हैं, ऐसी क्रॉप कहलाती है हमारी ऑगुमेंटिंग क्रॉप। जैसे बरसीम के साथ हम जैपनीज राई को बो देते हैं, राई को बो देते हैं, सरसों को बो देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पहले जब बरसीम की कटाई करते हैं तो हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है, साथ में हमारा सरसों भी हो जाता है किसके लिए, कटाई के लिए, और उसको भी साथ में काट कर हम जानवरों को खिला देते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन वैरायटीज़। तो इंडिया में पहली पब्लिक सेक्टर जो पब्लिकली कॉमर्शियल उगाने के लिए हमारा क्या किया गया, वैरायटी बनाई गई वो कॉटन की, वो कौन सी थी, बीटी कॉटन की, वो थी हमारी बीकानेरी नेरमा। पहली बीटी कॉटन की वैरायटी है जो पब्लिकली क्या की गई, स्प्रेड की गई किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट है अकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉल्ड बाय ए कंपाउंड कॉल्ड। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि अकोची डिजीज किससे होता है, टॉक्सिसिटी से। टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी दो अलग अलग टर्म है। डिफिशियंसी में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कमी हो जाती है, उस सॉइल में या उस प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लेकिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि उस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है। तो अकोची डिजीज़ जो है वो हमारा टॉक्सिसिटी से होता है, ना कि डिफिशियंसी से। इसलिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर देखना है, क्योंकि कभी कभी इसमें इस तरह घुमाकर भी पूछ दिया जाता है, वहाँ पर डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी भी पूछा जा सकता है। तो अकोची डिजीज जो होता है वो टॉक्सिसिटी से होता है किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2S की अधिकता से होता है। जब वाटर को भर दिया जाता है खेत में तो क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एरेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाने से वहाँ पर H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज ऑफ व्हीट इफ फार्मर वांट्स टू गिव वन इरीगेशन टू व्हीट क्रॉप। तो व्हीट के लिए आप सभी को पता होगा कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, कि अगर एक इरीगेशन अवेलेबल है फार्मर के पास तो किस स्टेज पर देगा, वो देगा हमारा CRI या क्राउन रूट इनिशिएशन। क्रिटिकल स्टेज का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेज कि अगर उस स्टेज पर हमने पानी नहीं दिया तो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस होगा किसका, ईल्ड का। इसके बाद की जो स्टेजेज होती हैं अगर उनमें हमने नहीं दिया तो एक बार हमारा उस स्टेज से कम लॉस होगा, लेकिन जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है उस स्टेज पर अगर वाटर नहीं दिया तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा ईल्ड का, तो वो हमारी कहलाती है क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज। मतलब इस स्टेज पर वाटर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है विद टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन शुगर कैन जूस विल। तो अगर नाइट्रोजन कंटेंट हमारा बढ़ जाता है किसी शुगर कैन की फील्ड में, या ज़्यादा नाइट्रोजन हम दे देते हैं तो उससे शुगर कंटेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या रिमेन अनचेंज होगा, या डिक्रीज होगा। तो वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। शुगर कंटेंट जो है डिक्रीज होने लगता है अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करा देंगे। नेक्स्ट है द मेन क्रॉप ऑफ द पोटैटो इज प्लांटेड फ्रॉम। तो पोटैटो की प्लांटिंग कब होती है, तो वो होती है हमारी 15 to 25 अक्टूबर। नेक्स्ट है एन एनुअल वीट कॉमनली फाउंड इन द राइस फील्ड। तो राइस फील्ड में पाया जाने वाला कॉमनली एनुअल वीट कौन सा है, वो है हमारा इकाइनोक्लोआ क्रूसिगली। नेक्स्ट है टुंगरू वायरस ऑफ द राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। तो टुंगरू वायरस किसके द्वारा फैलता है राइस का, वो है हमारा ग्रीन लीफ हॉपर। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नोन एज। तो दो तरह के जर्मिनेशन भी हमने आपको बताया था, कौन कौन से होते हैं, इपीजियल और हाइपोजियल। इपीजियल में क्या होता है कि ईपी का मतलब एक प्रकार से बाहर होता है, तो इसके साथ जो सीड कोट है या सीड है वो हमारा प्ल्यूमूल के साथ बाहर आ जाता है जर्मिनेशन में। लेकिन जो हाइपोजियल है उसमें प्ल्यूमूल बस बाहर आता है और जो सीड है वो हमारा सॉइल के अंदर ही रहता है। तो मूंग किस तरह का जर्मिनेशन होता है, अगर आपने मूंग को देखा होगा तो मूंग का प्ल्यूमूल के साथ सीड बाहर आ जाता है, इसलिए हमारा इपीजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। कैसा, इपीजियल टाइप का। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द इकोनॉमिक यील्ड टू द टोटल बायोमास यील्ड इज कॉल्ड एज। तो पूरा इकोनॉमिक यील्ड और बायोमास यील्ड दो तरह की यील्ड होती हैं। अगर आप बात करें, जैसे आपने गेहूं का पेड़ देखा होगा तो उसमें क्या निकलता है, भूसा भी निकलता है, साथ में ग्रेन भी निकलता है। तो जो ग्रेन होता है वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकल, उसको बेचकर हम
पैसा लेते हैं हमें क्या मिलता है, धन मिलता है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक यील्ड है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। लेकिन जो भूसा है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उगता है साथ में, तो वो हमारी बायोमास यील्ड कहलाएगी। और जो गेहूँ है हमारा सीड है वो हमारा इकोनॉमिक यील्ड कहलाएगी। तो इसका रेशियो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक यील्ड और बायोमास यील्ड का रेशियो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है हार्वेस्ट इंडेक्स। नेक्स्ट है द process of replacement of one atom by another atom of similar size in a crystal lattice of the soil clay without disrupting or changing the crystal structure of the mineral is termed as। तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आपको पढ़ाएंगे जब सॉइल कोलाइड्स पढ़ाएंगे, इसमें क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट होता है एक एटम का दूसरे एटम के द्वारा, हमारा क्या होता है कि उसमें क्रिस्टल में कोई भी चेंज नहीं होता, क्ले में कोई भी चेंज नहीं होता है। बस क्या होता है कि वहाँ का जो एटम होता है, एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है, एक एटम चला जाता है। नेक्स्ट है फेलेरिस माइनर इन व्हीट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग हेर्बिसाइड कॉल्ड। तो फेलेरिस माइनर हमारा आइसोप्रोट्यूरान के द्वारा कंट्रोल होता है। फिलहाल तो आइसोप्रोट्यूरान को बैन कर दिया गया, सल्फोसल्फ्यूरान इसकी जगह यूज होने लगा है। और हाल ही में 2 दिन पहले सरकार ने निर्णय लिया है 28 और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बैन करने का, जिसमें आपने जितने भी नाम सुने होंगे लगभग सारे हैं उसमें से। तो अभी देखते हैं कौन कौन से बैन कर रहे हैं, उसको भी हम बताएंगे। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टिलेज। तो फादर ऑफ द टिलेज कौन कहलाते हैं, जेथ्रो टूल। सबसे पहले इन्होंने किसका, टिलेज की बात की थी अपनी की बुक में, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री नाम की बुक इन्होंने लिखी थी, उसमें टिलेज के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टिलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन 1904 बरसीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो बरसीम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, इजिप्ट से। नेक्स्ट है एंड द आइडियल स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ द जूट फॉर फाइबर पर्पज। तो जो जूट की हार्वेस्टिंग करते हैं फाइबर पर्पज के लिए, उसका जो आइडियल स्टेज है, किस स्टेज पर हमारी कटाई करनी चाहिए, जूट की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो वो है हमारा स्मॉल पॉड स्टेज। जब पॉड बनने लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको मैच्योर नहीं होने देते हैं, ना कि फ्लावरिंग में ही हम काट लेते हैं। जब छोटे छोटे पॉड बन जाते हैं जो अनमैच्योर ही होते हैं, उस स्टेज में हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन रॉक आर कॉल्ड। तो रॉक्स में जो प्लांट्स ग्रो करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट्स। लिथो का मतलब ये होता है हमारा क्या, एक प्रकार से रॉक या चट्टान। अगला है द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। तो मणिपुर में हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साथ में और भी बन गई हैं, झांसी में भी आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग के साइंटिस्ट कौन है, वो है हमारे मोसानोबू फुकुओका। फुकुओका को हमारे फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट वेट ऑफ द वन कॉटन बेल इज इक्वल टू। तो कॉटन की बेल जो एक बनाई जाती है वो कितने किलोग्राम की होती है, वो होती है हमारी 170 kg की। वहीं अगर जूट की बेल की बात करें तो वो होती है हमारी 180 kg की। नेक्स्ट है द व्हीट एंड द मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर, जिसे हम कहते हैं सीमिट के नाम से जानते हैं, वो हमारा कहाँ है, तो वो है हमारा मैक्सिको में। अगला वारा लक्ष्मी इज एन इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन इवॉल्व एट। तो वारा लक्ष्मी जो इंटर स्पेसिफिक वैरायटी थी कॉटन की, वो कहाँ से निकाली गई, तो वो निकाली गई थी UAS धारवाड़, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ बेंगलोर में है जो सिचुएटेड है, वहाँ से निकाली गई थी वारा लक्ष्मी वैरायटी। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फाइननेस ऑफ द फाइबर क्वालिटी इन कॉटन इज कॉल्ड। तो कॉटन के जो फाइबर क्वालिटी होती है उसकी फाइननेस की, कितना फाइन है फाइबर हमारा, उसकी क्वालिटी नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो करते हैं माइक्रोनेयर। जितना फाइन होगा हमारा कॉटन उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। फाइननेस के आधार पर ही क्वालिटी का डिटर्मिनेशन किया जाता है, कि इसके कॉटन का हो या फिर जूट का हो, जूट के फाइबर का हो। फाइबर की जो क्वालिटी का निर्धारण है वो हमारा फाइननेस के आधार पर ही किया जाता है। जितने ही फाइन होगा उतना ही बेहतर क्वालिटी का फाइबर माना जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी हो रही होगी और आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन भी हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं कहे जाएंगे इन्हें, जनरल क्वेश्चन है जो आप सबको आने चाहिए। तो दोस्तों अपना अपना स्कोर बताइएगा, इसमें कितना स्कोर आपने किया, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों
कभी कभी क्या होता है कि हम भी पढ़कर ही पढ़ाते हैं, तो कभी कभी गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं हम उनको कमेंट में आपको बता देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब इतने सिर्फ ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चला रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में कभी कभी ऐसी गलती होने की संभावना हो जाती है। तो उस गलती को अगर हमें पता चलता है तो हम कमेंट में एक मैसेज डालकर उसको सही कर देते हैं। तो आप सब लोग कमेंट भी एक बार ज़रूर देख लिया करिए कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हमसे हो गया, जहाँ पर आपको लगे कि हमने कोई क्वेश्चन गलत किया है। अगर आपको लगेगा, आप कोई श्योर हैं, तो फिर बता भी सकते हैं। वैसे हम उसको कमेंट में सही कर देते हैं अगर हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, क्योंकि पूरी वीडियो तो हम डिलीट कर नहीं सकते एक क्वेश्चन के लिए, और हम भी पढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कभी ना कभी। तो उस गलती के लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं, और ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो हम उसको कमेंट में सही करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। दूसरा प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे बहुत जल्द, कल ही लेकर आएंगे हम। तो इसको अच्छे से करिएगा और सारे वीडियोस देखते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपके पास जो भी बुक्स हैं, कई लोगों की प्रॉब्लम्स है कि बोल रहे हैं सर हम घर आ गए हैं लेकिन बुक्स लेकर नहीं आए हैं, हमारे पास बुक्स नहीं है। तो आपके पास जो भी मैटर है, जो भी बुक्स है उससे पढ़िए, नहीं तो ऐसे ही यूट्यूब चैनल से हमारे पढ़ते रहिए आप, तो आपकी काफ़ी तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने में हमारी मदद कीजिए, और तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।